हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए लेक्चर में। इसमें हम कर रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। तो अगर आप जिस बुक से कर रहे हैं वो बुक खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे में दिया हुआ ये इथ पब्लिकेशन का बुक है। तो आइए हम बिना लेट किए हुए 1 बाय 1 क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें ये बात कर रहा है इन्होंने। ओके, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 1 kg का एक वस्तु है, 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। यानी कि एक वस्तु जो है वो 1 kg का है और इसको क्या कर रहा है, 30 मीटर ऊपर ये रखा हुआ है। 30 मीटर ऊपर रखा हुआ है और 30 मीटर ऊंचाई से क्या कर रहा है, नीचे गिराया जाता है। ठीक है, तो कितना कार्य किया? तो कार्य जो किया, वर्क जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। यहाँ पे वर्क एनर्जी ही वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो किसके बराबर होगा, mgh के बराबर हो जाएगा। तो mgh के बराबर होगा दोस्तों। तो मास यहाँ पे कितना है, 1। g का वैल्यू क्वेश्चन में कहा है कि आपको 10 लेना है और h का वैल्यू उन्होंने दे रखा है कि 30 है। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद हमको पता चल रहा है कि 300 जूल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी नंबर। तो 16 का बी होगा, आपको पता चल ही गया होगा। नेक्स्ट वन में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें इसके आगे, तो नेक्स्ट जो हमारा 17 नंबर का क्वेश्चंस है उसमें देखिए दोस्तों। तो इस क्वेश्चंस में कह रहा है कि 10 kg का वस्तु जो है 5 मीटर की गति से क्या है, गतिमान है। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा हम लोग जानते हैं जो होता है हाफ mv² होता है। तो हाफ mv² होता है तो हाफ इंटू मास का वैल्यू 10 और v² का वैल्यू 5 × 5। जब इसको सोल्व करेंगे तो 5 से बार में कट जाएगा और 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 जूल आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 17 का क्या है दोस्तों, ए है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें 18 नंबर पे, तो कह रहा है कि 3 kg की एक पिस्तौल 180 मीटर प्रति वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का, इसको समझने वाली बात है। तो देखिए यहाँ पे ये अलग तरह का क्वेश्चन हो गया। तो कह रहा है, ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझिए कि एक बंदूक है और एक बंदूक से एक बुलेट फायर करी गई है। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि बुलेट इधर जाएगा, ठीक है, तो जो गन है वो पीछे आएगा। तो एक दूसरे का वेलोसिटी उल्टा होगा, इसलिए यहाँ पे निगेटिव में क्या कर रहा है, वेग पूछ रहा है। तो कह रहा है कि पिस्तौल जो है वो 3 kg का पिस्तौल है। 3 kg के पिस्तौल से 180 मीटर की वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप चलती है। यानी कि यहाँ से जो गोली निकलती है, गोली का वेग कितना है, 180 मीटर पर सेकेंड और गोली का मास कितना है, 40 ग्राम। 40 ग्राम को केजी में बदलिएगा तो 100 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 0.4 या 4/100 kg ही लिख देते हैं ना, सॉल्यूशन में आसानी होगा। तो अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि प्रतिघात, यानी कि ये जो प्रतिघात है मतलब वेग जो है निगेटिव ही होगा, उल्टा प्रतिघात का मतलब निगेटिव। तो यहाँ पे ये एनर्जी से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम जो संवेग होता है उसको बनाना है। यानी कि एम भी कैपिटल M × V बराबर -M × V का कंसेप्ट लगेगा। यानी कि दोनों का जो संवेग होगा वो बराबर होगा। m1 v1 = m2 v2 जो आप लोग पढ़ेंगे वही यहाँ पे कंसेप्ट है। तो मास इसका 3 हो गया और इसका हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, भी तो हमको निकालना है। बंदूक के केस में सब कुछ दिया हुआ है। बंदूक का मास जो है वो क्या है, माइनस रहेगा, 4/100 है और वेलोसिटी कितना है दोस्तों, इसका 180 है। तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा और 3 से कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 6 × 4 = 24, यानी कि -2.4 मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है। तो इसका आंसर 318 का क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा सी दोस्तों। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं 19 नंबर में, तो कह रहा है कि धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है तो इस ऊंचाई कितनी थी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, कोई वस्तु यहाँ पे होगा, तो जब यहाँ पे होगा तो इसमें एक ही ऊर्जा होगा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। और जब ये धरती से टकराएगा तो ये जितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो बदल जाएगा। किस चीज़ में बदल जाएगा दोस्तों, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि जितना पोटेंशियल एनर्जी था वही किस में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, जब जैसे ही वो धरती को छुएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक गतिज ऊर्जा 140 जूल है। यानी कि हम यहाँ पे लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी
इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, क्योंकि दोनों ऊर्जा बराबर ही होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वही उसके काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में बदल गया होगा। तो कह रहा है कि गतिज ऊर्जा उसके पास कितना आ गया है, 4000 जूल। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके था, इस पर भी स्टार आप लगा लीजिए, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। जी देख के भी आपको समझ जाना चाहिए था कि अच्छा जी वाला कुछ ना कुछ कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो m का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 kg। जी का वैल्यू उन्होंने क्या दे रखा है, 10। h का वैल्यू उन्होंने पूछ रखा है कि h निकालना है आपको, और ये 400 दिया हुआ है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 2 से कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में। तो हाइट कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 मीटर। हाइट कितना हो जाएगा, 20 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। 20 मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से 19 की हम बात करें तो 19 का आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 19 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें आगे, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा मतलब जो चीज़ विराम में होगा उसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। तो उड़ता हुआ वायुयान, तो इसमें गति है तो इसमें तो नहीं होगा। दौड़ता हुआ धावक, तो इसमें भी नहीं होगा। गिरता हुआ वायुयान, इसमें भी नहीं हुआ। बांध का पानी, हाँ बांध का पानी क्या है, स्थिर है, तो इसमें गतिज ये स्थितिज ऊर्जा होगी। तो 320 का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी। तो स्थितिज ऊर्जा मतलब फिर से विराम अवस्था में हमको चाहिए, तो इसमें देख लीजिए कौन सा विराम अवस्था में है। चलता हुआ गोली विराम अवस्था में नहीं है, लुढ़कता हुआ पत्थर भी विराम अवस्था में नहीं है, बहने वाली हवा भी विराम अवस्था नहीं है, उठाया हुआ हथौड़ा विराम अवस्था में। ये आप समझ रहे हो कैसे। तो उठाया हुआ हथौड़ा का मतलब जो आदमी है ये ऊपर में एक हथौड़ा ऐसे उठा के रखा है, तो ऊपर में उठाया हुआ है, चला तो नहीं ना रहा है, तो उठाया हुआ हथौड़ा में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट वन अगर हम 322 पे बात करें तो कह रहा है कि 10 kg की भार की एक बाइसिकल जो है 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जैसे ही पूछेगा हम हाफ mv² का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हाफ mv² लगाएंगे तो 1/2। मास उन्होंने दे रखा है 10, और v² का मतलब 20 × 20। तो 1 20 से 10 बार में कट जाएगा, तो 2 पे कितना जीरो हो गया, 3 जीरो। तो 2 पे 3 जीरो किस में है, डी नंबर में है। तो 322 का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि 14 kg के द्रव्यमान की गति जो एक वस्तु है 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब हाफ mv², तो हाफ। मास इन्होंने दे रखा है 14, और v² का मतलब 5 × 5। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 बार में, और 25 सत्ते 75 से 175। तो 175 का मतलब 23 का। हाँ यहाँ पे भी बी अलर्ट रहना है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या रहना है, बी अलर्ट रहना है। अगर ये क्वेश्चंस आप गलत करके आ गए तो आपका पक्का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट में इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है। तो इस क्वेश्चंस में अगर जल्दी में आपको सी दिखा और सी लगा के आ जाएगा तो आप क्या हो जाएगा, फेल हो जाइएगा। आप क्या हो जाइएगा, फेल हो जाइएगा। क्योंकि यहाँ पे निकालना ऊर्जा, और ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, जूल। ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, जूल। तो इसका आंसर क्या होगा, 175 का डी होगा। 175 का क्या होगा दोस्तों, डी होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। 175 का नहीं, सॉरी 23 का क्या होगा, डी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एनी हाउ करना ही करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो कह रहा है 324 में पहले बात कर लेते हैं। तो 324 में बात करें कि निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है। जब कभी निगेटिव सेंस का क्वेश्चंस पूछेगा तो निगेटिव क्वेश्चंस में आपको अलर्ट हो जाना है। निगेटिव क्वेश्चंस में आप अलर्टनेस नहीं दिखाइएगा तो आपका क्वेश्चंस गलत होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, गतिज ऊर्जा नहीं होगी, है ना। गतिज ऊर्जा हमको नहीं चाहिए, तो लुढ़कता हुआ पत्थर, तो ये ऑप्शन नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं चाहिए। उठा हुआ हथौड़ा, तो हाँ इसमें ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक ही क्वेश्चन को वो एग्जामिनर ने घुमा के कैसे पूछ लिया। वहां पे पूछा था कि किसमें स्थितिज ऊर्जा होगा, यहाँ पे पूछ दिया किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी। तो इसमें भी गतिज ऊर्जा है, इसमें भी गतिज ऊर्जा है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी है हमारा, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। तो आप जब हमारे साथ इस तरह का इस लेवल का प्रिपरेशन कर लीजिएगा तो हम ये समझते हैं कि साइंस आपका मजबूत हो जाएगा। तो आप अपने दोस्तों को भी थोड़ा बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि मिनिमम हमारे पे 100 व्यू आए, बस ज़्यादा भी नहीं है, 100 बच्चे हमसे ऐसे जुड़ जाए जो कि बस इसको देखते हों। 100 बच्चे वो हमसे पर्सनली मैसेज इसके नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं स्ट्रेटेजी, तो मैं उनको ज़रूर से रिप्लाई करूंगा। तो मैं इस पे 100 व्यू चाहता हूं, और 100 बच्चे जो ऐसे हैं जो यहाँ पे भीड़ से बिल्कुल हट के यहाँ पे हमसे जुड़े, तो मैं उनको फाइनली लास्ट तक सपोर्ट करूँगा। नेक्स्ट वन में अगर हम बात करें
325 में, तो 325 जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो कह रहा है कि इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होगी। तो फिर से वही क्वेश्चन हो गया, उठा हुआ हथौड़ा, बार बार एक ही क्वेश्चन को बदल के पूछ रहा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की अगर हम बात करें 326, तो कह रहा है कि 70 kg भार को उठाने के लिए 9,080 यानी कि 9,800 जूल का ऊर्जा का प्रयोग किया गया। तो भार की ऊंचाई क्या है? तो भार की ऊंचाई का मतलब यहाँ पे हम mgh निकाल देंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग mgh निकालेंगे तो भार की ऊंचाई कितना ऊंचा ऊपर उठाया गया ये निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा ध्यान से हम एक कंसेप्ट और आपको बताए थे कि ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे जाएंगे तो निगेटिव होगा। यानी कि ये हमारा धरती है, धरती के रिस्पेक्ट में अगर ऊपर जाएंगे तो दूरी कैसा होगा? पॉजिटिव, और धरती के रिस्पेक्ट में अगर नीचे आएंगे तो दूरी कैसा होगा? निगेटिव। ये ध्यान दीजिएगा, ये धरती के रिस्पेक्ट में, अगर किसी वस्तु के रिस्पेक्ट में यहाँ से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, और वस्तु के रिस्पेक्ट में नीचे जाएंगे तो निगेटिव। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कह रहा है 70 kg का भार उठाने के लिए 9,800 जूल का ऊर्जा का उपयोग किया गया। तो भार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि भार को यहाँ से उठाते हुए ऊपर ले गया है, तो इसमें जो ऊर्जा खर्चा हुआ होगा 9,800, ये किसके बराबर होगा? mgh के बराबर होगा। तो 9,800 जो होगा mgh के बराबर होगा। तो m का वैल्यू तो यहाँ 70 दिया हुआ है, g का वैल्यू हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 9.8 लेंगे, क्योंकि इधर 98 दिख रहा है, 10 लेके फिर से घूमते नहीं रहेंगे। यहाँ 9.8 दिख रहा है, और जब g का वैल्यू एग्जाम में, क्वेश्चन में, एग्जाम में बेसिकली नहीं, क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ रहे, अगर एग्जाम क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ रहे तो आपको दोस्तों 9.8 ही कंसीडर करना है। जब 10 वो कहेगा तभी आपको कंसीडर करना है, ऐसा नहीं कि जब आपको मन करे तो 10 कंसीडर कर ले, ऐसा यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है। तो हाइट आपको निकाल लेनी है। तो हाइट जो होगा यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से ये 1 बार में कट जाएगा, और ये 1 0 से 1 0 कट गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलो। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या? वेट कीजिए 1 मिनट। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। अब हमको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, ये बड़ा स्टार मार्क वाला क्वेश्चन आप बना लीजिए। देखिए यहाँ पे हम एक्चुअली मैक्सिमम केस में ये होता है कि जी का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो 9.8 लेके बनाया जाता है। तो जब मैं 9.8 लेके बना रहा हूँ तो देखिए हो क्या रहा है, mgh, तो m का वैल्यू 70, g का वैल्यू 9.8 इंटू h। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 10 कट गया, यहाँ से यहाँ, और 98 से 98 एक बार में, यानी कि ऊपर में बचा 100 इज इक्वल टू 7h, यानी कि h को जब हम 7 से भागा देना पड़ेगा 100 में, यानी h इज इक्वल टू 100/7 बच रहा है, तो हम डायरेक्ट भागा दे रहे हैं। तो 14 बार में लगाइएगा तो 64 98 कट गया, 2 बचा, यहाँ पे पॉइंट आएगा तो 0, 7 दूना 14, 14.2 मीटर आ रहा है। ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन आंसर में ये दे ही नहीं रहा था, इसलिए फिर हमारे मन में डाउट आ गया। तो अब जब हम 10 लेके बनाते हैं तो इसका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा 70 इंटू 10 इंटू h। तो 1 2 कट गया, तो 1 2 कट गया, और 7 से कई बार में 14 बार में कट गया, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 14। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? 14 मीटर धरती से ऊपर उठाया गया है तो 14 मीटर आंसर होगा। ये बात आपको क्या करना है? ध्यान देना है, धरती से ऊपर उठाया गया है तो 14 मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आप 14 का कंसेप्ट समझ गए थे। इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज किया था। तो 14 के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं 15, मतलब कि 14 मतलब 26 समझ गए होंगे, उसमें 14 आंसर आ रहा था। नेक्स्ट वन है कि 20 kg को सामान को ज़मीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा कार्य किया गया। तो देखिए इस केस में अगर आंसर में 0 रहता तो आप लोग 0 लगा के चले आते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 0 कब लगता है? कि जब ये पहले से यहाँ शरीर पे रखे हुए रहे, बल को पहले से यहाँ पे वस्तु को क्या करके रखे रहे और वो फिर वॉकिंग करते रहे, तो इस केस में 0 होगा। अभी क्या कर रहा है कि नीचे से ऊपर उठा के ऊपर रख रहा है, तो नीचे से ऊपर उठा के रख रहा है तो कितना उसमें कार्य करेगा? जितना mgh के बराबर। तो mgh का मतलब 20, g का मतलब 10 क्वेश्चन में कहा है, और इसका मतलब 2, तो 2 से 2 बार में गुना करेंगे तो 400 जूल इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो 27 का कौन हो जाएगा दोस्तों? बी। 27 का कौन हो जाएगा दोस्तों? बी। 27 का हो जाएगा बी। आगे अगर हम 28 पे बात करें तो कह रहा है कि 2 सेकेंड में 6000 जूल काम करता है तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा। तो देखिए खर्च की गई ऊर्जा, तो खर्च की गई ऊर्जा का मतलब है वर्क अपॉन टाइम। खर्च की गई ऊर्जा जब भी आपसे पूछे तो वर्क अपॉन टाइम आपको कर देना, खर्च की गई ऊर्जा निकल जाएगा। इसका बेसिक कंसेप्ट ये है, आप समझ लीजिए कि देखिए
हीट इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। हीट के फॉर्म में भी ऊर्जा हो सकता है, वर्क के फॉर्म में भी हो सकता है, और ऊर्जा के फॉर्म में भी हो सकता है। यानी कि ऊष्मा, वर्क का मतलब कार्य, और एनर्जी का मतलब ऊर्जा। और ये किसी को भी टाइम से भागा दे दीजिएगा, जब ये किसी को भी टाइम से भागा दे दीजिएगा तो ये किस में बदल जाएगा, खर्च की गई ऊर्जा यानी कि क्षमता में बदल जाएगा कि उसका क्षमता क्या है। और क्षमता का यूनिट क्या होता है, वाट, जिसको पावर भी बोलते हैं। तो यही है कि उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, कितना खर्च किया, तो खर्च की गई ऊर्जा हम लोग क्षमता जो है वाट में मापते हैं। तो इसका ये कंसेप्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 1000 को, जूल को 5 से 2 से डिवाइड दे देना है, 2 सेकेंड से। तो यहाँ से 500। अगर जो बच्चा समझ में नहीं आ रहा है तो यूनिट देख के भी समझ सकता है कि वाट, तो वाट जो है वो जूल बटा सेकेंड को तो ही लिखते हैं। वाट किसका यूनिट होता है, पावर को। और पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, वर्क का यूनिट क्या, जूल, और टाइम का यूनिट क्या, सेकेंड। तो हम समझ गए। अच्छा, हम क्वेश्चंस देख के भी समझ जा सकते हैं कि ये वर्क है, कि वाट में आंसर दिया हुआ है, और वाट का बेसिकली आया कहाँ से, जूल बटा सेकेंड से, यानी कि जूल बटा सेकेंड ये निकालने के लिए कह रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 का हमारा सी हो जाएगा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद 29 में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि 400 kg की द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 500 मीटर की ऊंचाई पे 5 मीटर की ऊंचाई पे रखा गया। तो इसमें बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, 4 और 5 में गुना कीजिएगा तो 2, 20 और 2 जीरो बाद में, यानी कि 2000 वाट। ठीक है, ये दोनों तो आंसर पहले ही खत्म हो गया, जूल जूल। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये वाट वाला आंसर क्या हो गया, पहले ही खत्म हो गया। और ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो ये दोनों आंसर में से कौन सा आंसर है, बी है आंसर दोस्तों। मल्टीप्लाई बस कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा MGH पे। ठीक है, फर्दर आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको समझना है कि 30 में जब हम बात कर रहे हैं तो 30 में जो क्या कह रहा है कि वस्तु में मुक्त रूप से गिरावट के दौरान, अच्छा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ से कोई वस्तु अगर नीचे धरती की ओर गिर रही है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, और इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, तो इस गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये तो सरासर गलत हो गया। 330 में कह रहा है कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो चलिए ये तो सही हो रहा है, लेकिन हम और दोनों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि किसी में ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा लिख दे कि गतिज ऊर्जा बढ़ रही है और स्थितिज ऊर्जा घट रही है। तो ये दोनों इस तरह का जब भी ऑप्शन आए तो जल्दीबाजी में ऐसा नहीं कि ये देखा और ये पढ़ के चल दी, क्योंकि यहाँ पे दोनों हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है गतिज ऊर्जा में कमी आ रही है, तो ये तो सरासर गलत है। इसके बाद कह रहा है गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन गलत हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको 4 का 4 ऑप्शन पढ़ना है, यानी कि ये छोटा छोटा पॉइंट आपको एग्जाम में सेलेक्ट करवा के लाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। एक ऑप्शन ऐसा रहता, मान लो कि ए पे ये रहता और डी पे हम जो बोल रहे हैं वो ऑप्शन रहता। ध्यान से सुनिएगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है जबकि स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है। तो इस केस में ए के रहते हुए भी हमको डी का ऑप्शन लगाना पड़ता, क्योंकि डी में ये दोनों बात कह रहा है। तो ये बात आपको खासा ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो कह रहा है 330 के बाद 331 में कि किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु को वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो जब वेग को आप 4 गुना बढ़ाइएगा तो इसका गतिज ऊर्जा वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बच्चा इसको क्या कर रहेगा, 16 गुना करके आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ mv²। तो जानते हैं कि जितना हम गति बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 चौका 16। लेकिन भगवान भरोसे यहाँ पे ऑप्शन में 16 नहीं दिया हुआ है, तो बच्चा थोड़ा अलर्ट होगा तो चलेगा। सोचो, लगता है कि हम भी गलत हो रहे हैं, आधा हो जाता होगा तो आधा भी मार सकता है कोई बच्चा, डी भी मार सकता है, लेकिन ये सब गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि किसी निश्चित ऊंचाई, मान लो कि धरती से इतने ऊंचाई पे एगो प्लेन ऐसा उड़ रहा है, तो अब इसका गति बढ़ गया, तो गति बढ़ गया लेकिन ऊंचाई के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, और वो पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा। और तो स्थितिज ऊर्जा को गति से कोई लेना देना नहीं है। ये ऊंचाई अगर फिक्स है तो स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो इसका आंसर कौन सा था दोस्तों, ए था। इसका आंसर क्या था, 2 ए। और ये आपको सिलेक्शन दिलाने वाला क्वेश्चन था, ये आपको सिलेक्शन दिलाने वाला क्वेश्चन था, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं।
नेक्स्ट वन अगर हम क्वेश्चंस पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अगर हम बात करें 32 पे, तो कह रहा है साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझिए कि साइकिल चलाते जब है तो हमारे में मांसपेशिया ऊर्जा, जिसको रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं, तो ये ऑप्शन एक ही में दिख रहा है। देखिए पेशीय, यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा भी दिख रहा है, पेशीय ऊर्जा भी दिख रहा है, फिर गतिज ऊर्जा, और फिर यानी कि ये रासायनिक ऊर्जा और पेशीय ऊर्जा दोनों एक ही साथ दिया है, तो ये ज़्यादा आंसर हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो ऐसा नहीं है। ये मोस्ट एक्यूरेट जो है बी नंबर है कि रासायनिक ऊर्जा और पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है साइकिल में हम गति देने के लिए करते हैं, साइकिल में हम गति देने के लिए करते हैं। कुछ हम मशीन यांत्रिक ऊर्जा में नहीं करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कौन सा ऊर्जा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक ऊर्जा को एक साथ जोड़ को यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ तो सी नंबर ऑप्शन ऐसे ही गलत हो रहा है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में तो ये भी गलत हो रहा है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा से यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। और ये तो गलत ही हो रहा है कि स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है, नहीं, हमारे अंदर मांसपेशीय ऊर्जा है और रासायनिक ऊर्जा है। 332 के बाद अगर हम बात करें 333 में दोस्तों, तो कह रहा है कि किसी खींचे हुए रबड़ बैंड में तो जब कभी भी इस तरह का स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन का ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें 334 में, तो 334 कह रहा है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान की तुलना में कैसा ऊर्जा होगी। तो देखिए ध्यान से, एक जो है स्प्रिंग इस तरह से है, ये बात आप ध्यान से समझिएगा। तो ये हमारा नॉर्मल स्प्रिंग है जो हम मार्केट से लाते हैं। अब इसको हम दो तरह से रूपांतरण कर सकते हैं, एक तो दबा दें या एक हम इसको कर दें। तो इस केस में अगर स्प्रिंग रखा हुआ रहेगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इस स्प्रिंग के तो इसको इसमें क्या रहेगा, इसमें ऊर्जा ज़्यादा हो गया, क्योंकि हम दबाने में इसमें कुछ ऊर्जा डाल दी है और इसमें इसको एक्सपैंड करने में उसको कुछ ऊर्जा डाल दी है। क्योंकि इसको जैसे ही आप दबाए हुए छोड़िएगा तो भाग के इस तरफ आ जाएगा, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी था तो इसमें बदल गया। और इसको भी जैसे ही छोड़िएगा तो ये भी इसकी तरफ भागेगा। तो यानी कि जब कोई भी स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर दीजिए, यानी कि संपीड़ित कर दीजिए, दबा दीजिए या फिर उसको इलोंगेट यानी खींच दीजिए, तो उसमें जो ऊर्जा होगी पहले से अधिक हो जाएगी। तो 334 का आंसर कौन सा होगा, डी होगा। 334 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर हम बात करें 335 में, तो 335 में कह रहा है दोस्तों, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूता है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा होगी दोस्तों, इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट वन अगर हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें 336, तो कह रहा है किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद वस्तु पर है, बेसिकली वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। 50 kg के द्रव्यमान वाले स्थिर पिंड को 6 मीटर की ऊंचाई पर नहीं, 6 मीटर की ऊंचाई पे कितना ऊर्जा होगा, तो mgh ऊर्जा होगा। एम का मतलब क्या है दोस्तों, 50। जी का मतलब क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है 10 आप लीजिए, और इसका मतलब 6, तो 6 × 30, तो 30 और 2 जीरो पहले से, यानी कि 3000 जूल। 3000 जूल उसमें क्या होगी, ऊर्जा होगी। इसमें थोड़ा सा पॉइंट 1 जीरो ज़्यादा होदा करिएगा तो आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही नज़दीक आंसर चारों दिया हुआ है। तो अंदाज़ा पे आंसर गुना करने में 1 जीरो ज़्यादा 1 जीरो कम, तो आपका 1 मार्क्स गया, आप आउट ऑफ रेस हो जाइएगा। रेलवे में सिलेक्शन बस एक क्वेश्चन पे टिका हुआ, एक क्वेश्चन सही एक क्वेश्चन गलत, आप आउट ऑफ रेस। नेक्स्ट वन है कि एम द्रव्यमान की एक वस्तु भू स्तर से 4h यानी कि 4h की ऊंचाई पे है, तो उठाया गया स्थित ऊर्जा, तो mgh लगा देंगे। तो एम का मतलब व्हाट, एम का मतलब एम, जी का मतलब उन्होंने कुछ ना कहा है, तो जी का मतलब हम ले लेते हैं 10, और h का मतलब 4h, ठीक है। तो जी का मतलब जी ही रखने देते हैं। सब आंसर में क्या है, सब mgh को कैपिटल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4h दिया हुआ है। तो 4mgh इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4mgh। तो इस तरह का क्वेश्चन देख के आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, आप हैबिट बनाइए बनाने का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक m पहले से दिख गया, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं mgh। तो m को स्मॉल m लिख दिए, जी तो जी रहेगा ही, और h को 4h लिख दिए। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो कह रहा है
कि 11 kg की वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पे है तब इसमें निहित ऊर्जा क्या होगी, और यहाँ पे जी का वैल्यू 9.8 लेना है तो mgh लगा देना है मेरे प्यारे भाइयों। तो यहाँ पे 11, जी का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 9.8 और एच वैल्यू क्या होगा 7। जब इसको गुना कीजिएगा तो एक पॉइंट तो रहेगा ही, और एक पॉइंट सिर्फ एक ही में डी में दिख रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा। मैं तो इतना कंफर्म हूँ क्योंकि पॉइंट में एक पॉइंट हमको यहाँ से दिख रहा है, देखिए 8×7=56 हो रहा है, तो 0.6 तो आएगा ही आएगा। तो इस तरह से हम आंसर क्या कर रहे हैं, डी लगा रहे हैं, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें 339 के बाद 40 में कि 10 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पे है, तो ये क्वेश्चंस तो अभी अभी लगभग इसी तरह का क्वेश्चंस था, तो mgh से आप बना लीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट वन है 341। 341 पे जब हम लोग बात कर रहे हैं, 341 के बारे में जब बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कह रहा बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार से परिवर्तित होती है आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे बादल ऊपर में है ऊंचाई पे, है ना, तो ऊंचाई पे जो ऊर्जा है उसमें स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। फिर ये बारिश में बदलता है तो काइनेटिक एनर्जी में आ जाता है। तो यानी कि गतिज स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो रहा है, गतिज ऊर्जा में हो रहा है। तो ये ऑप्शन में देखिए ये है, ये तो पहला ही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा दोनों एक साथ तो है नहीं, पेशीय ऊर्जा में तो होता नहीं है, रासायनिक ऊर्जा में भी नहीं होता। तो एक आंसर ऐसे भी आपका डी ही सिर्फ दिख रहा था, तो कोई बच्चा अगर थोड़ा नॉलेज रखेगा तो वो डी लगा के आ जाएगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें 342 में, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। तो स्थितिज ऊर्जा, ऊंचाई के साथ बढ़ने या घटने वाली एक ही ऊर्जा है जिसका नाम है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें 343 पे, 42 के बाद 343 है हमारा कि एक वस्तु में निहित ऊर्जा, ठीक है, 101,500 जूल है, इसका द्रव्यमान 15 kg है, तो भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो mgh, तो इसमें सोल्व करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ ज़रूरत नहीं है, न्यूटन में आंसर होगा नहीं, पास्कल में आंसर होगा नहीं, सेंटीमीटर में आंसर होगा नहीं, मीटर में आंसर 10 मीटर, क्योंकि दोनों सेम ही दिया हुआ है। तो 343 का आंसर क्या होगा ए, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई निकालना और ऊंचाई का मात्रक एम होता है मीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि जब यूनिट सेम दिखे तो आपको बनाने का जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम आप बचाइए, क्योंकि रेलवे क्या है, टाइम का भी गेम है। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, mgh के बराबर होती है। और ये क्वेश्चन है 45 लगभग, हम इसमें आज जो क्वेश्चंस करेंगे काशी में करेंगे और ये पूरा चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा। उसके बाद फिर अलग से अगला नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा। तो 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा तो हाफ mv² लगा देना है फॉर्मूला मेरे प्यारे भाइयों। तो हाफ इंटू एम का मतलब 10 और v² का मतलब 2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया मतलब 20। तो 20 जे आंसर आपका यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा मैं पॉज करता हूँ और फिर से मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ। आज हम 81 क्वेश्चंस इस सीरीज़ में कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम लोग दोस्तों कितना क्वेश्चंस कर रहे हैं, 81 क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम लोग 81 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये वीडियो कंटिन्यू ही है, रुक नहीं रहा, बस 2 सेकंड का मैं ब्रेक ले रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं 346 से। तो 346 में जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए कौन से फार्मूला का यूज किया जाता है। तो हाफ mv², इसमें बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें कह रहा है कि 11 kg के द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड से एक समान वेग से गति कर रही है, तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा जैसे ही कहेगा हमको हाफ mv के फार्मूला पे लगा देना है। तो हाफ mv फार्मूला पे लगाएंगे तो हाफ इंटू मास इंटू 11, v² का मतलब 5 इंटू 5, तो यहाँ से 25 हो जाएगा और 25 को जब गुना कीजिएगा तो 2 7 2 पे 2 है ना, 2 7 5, ठीक है। तो 137.5 जूल इसी में आंसर है। ये आंसर कोई लगा के आ जाएगा तो उससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं होगा, क्योंकि हम एग्ज़ाम में सारा तौर तरीका पहले ही सीख के जाएंगे। यहाँ पे ऊर्जा पूछा है और ऊर्जा का यूनिट क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा का यूनिट जूल होता है। ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे आपको हर एक तरह से वो क्या करेगा, रेलवे वाले आपको छांटने का कोशिश करेंगे, लेकिन आपको और ज़्यादा तेज़ बन के जाना, स्मार्ट बन के जाना, ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम ये 100 बच्चे हमको एक वीडियो को बस देखें, ठीक है, इतना तो हम उम्मीद रखते हैं आप लोगों से। कह रहा है कि 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति के, तो ये मैं बताऊंगा नहीं यार, हाफ mv² आप लगा लीजिए और इसका आंसर तो ये तो होगा नहीं, सीधा सीधा बात है।
तो इसका आंसर 148 का जो है, सॉरी 348 का आंसर जो है वो ए है। आप सोल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट वन कह रहा है बाजा के जे के द्रव्यमान तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसमें क्या करना है, स्थिति ऊर्जा 480 यहाँ पे रख देना है। एम 12 दिया हुआ है, जी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10, और तो एच निकालना है। तो बरचौंग 48, 4 बार में 0 से 0 कट गया, तो 4 इसका क्या हो गया आंसर। 349 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो कह रहा है, तो इसका एक और होगा नहीं, बस इसका यही एक वीडियो है, PDF ये मतलब क्वेश्चंस है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो यहाँ पे सब हमको पढ़ना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, तो मैं इसमें बात कर रहा था आपसे कि किसमें स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो पहला, घर के छत पे रखी ईंट। तो हाँ भाई, इसमें तो ऑलरेडी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है यार, क्योंकि घर के छत पे जब ईंट रखा हुआ है तो घूम थोड़े ना रहा है। एक घड़ी के स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के बारे में कह रहा है, तो स्प्रिंग में ऑलरेडी स्थितिज ऊर्जा होती है। ये घूमती है देख के कंफ्यूज नहीं होना है, इसी के लिए आपको ये ऑप्शन ही बनाया है। घूमती है देख लिए आप, घूमती है पे नहीं। घड़ी की स्प्रिंग, ठीक है, तो घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। संपीड़ित स्प्रिंग, तो इसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। जब हम संपीड़ित कर दिए तो ये जब रेस्ट में है, छोड़ेंगे तो अलग होगा, छोड़ देंगे तब नहीं। जब संपीड़ित है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा। जब जल संग्रह करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा, यानी कि चारों ऑप्शन सही है। तो चारों ऑप्शन कौन में लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है। 350 के बाद हम जब 351 में बात करते हैं तो कार्य करने की सक्षम वस्तु में, ठीक है, कार्य करने में सक्षम वस्तु में ऊर्जा निहित होती है। और क्या, जो कार्य करते हैं उसमें क्या होती है, ऊर्जा निहित होती है। तो नेक्स्ट वन अगर हम बात करें यहाँ पे 351 के बाद 52 में, तो कह रहा है कि एक ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में बहने वाला पानी पानी तक ही क्वेश्चन है। बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है, क्योंकि इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है। तो जो पानी जब बहने लगता है तो उसमें गतिज ऊर्जा निहित होती है। ये भी मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आप समझिए, ये हमारा बांध है, तो ये बांध में ऐसे एक गेट लगा हुआ रहता है इस तरह से। तो यहाँ इस तरफ जो पानी बचा हुआ है वो सब स्थितिज ऊर्जा, और यहाँ से जब पानी बहने लगा तो ये इसमें गतिज ऊर्जा आ गई। जब पानी बह रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो गया, और इधर कैसा है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे बहने वाले पानी के बारे में पूछा था, क्योंकि यहीं पे बड़ा बड़ा टरबाइन लगा हुआ रहता है, और ये टरबाइन जब घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो ये घुमाने वाली जो बह रहा था पानी, इसमें ऊर्जा की बात कर रहा था, तो ये इसमें गतिज ऊर्जा आंसर आपको लगाना होगा। छोटा छोटा पॉइंट पे क्या हो रहा था, इस बार एग्जाम में क्वेश्चंस गलत करवा ले रहा था एग्जामिनर, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको बच के रहना है। 53 में अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मैं बार बार बोलता हूं कि जब कभी भी निगेटिव सेंस में क्वेश्चन आए आपको बी अलर्ट हो जाना है, गलत हमको खोजना है। तो संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, तो ये बात तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ये क्वेश्चन सही दिखता है तो हमको आंसर में भी सही लगाना है कि कौन सा सही है। तो आपको ये क्वेश्चन गलत हमको ढूंढना है, तो ये गलत नहीं है। उठाए गए हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा है, तो ये भी बात सही कह रहा है, ये गलत नहीं है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा है, तो ये बात गलत कह रहा है, इसके पहले अभी हम समझाएं। गतिशील कार्य में गतिज ऊर्जा है, ये समझाएं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी नंबर होगा सर आंसर। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 54 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है और 6 मीटर प्रति सेकंड के चाल से गतिमान है, तो गतिज ऊर्जा बताइए। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर जो आएगा बी आएगा। मैं इसमें टाइम वेस्ट अब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह का मैं बहुत क्वेश्चन बता चुका हूँ। अब ये एक बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है जिसमें चित्र दिया गया था एग्जाम में, और कह रहा था कि क्या अनुमान आप इसमें लगाया जा सकता है, ऊर्जा के संबंध में आप अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन कह रहा है। दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, ये पहला पॉइंट है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जब लिख दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि दोनों ऊर्जा का उपयोग कर दो वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो 2 वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं,
तो हमको अनुमान लगाना है कि ये बात हम अनुमान लगा सकते हैं, तो ये तो अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि ये धरती पे ही है, तो इसमें कोई स्थिति ऊर्जा नहीं है। धरती से उसका ये हम इतना ऊंचाई नहीं करेंगे, फिजिक्स के सेंस में सारा जीरो है इसका हाइट, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, तो इसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं ही है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें तेजी से आगे कौन बढ़ रहा है, इसमें हम देख के अनुमान नहीं लगा पाएंगे, ये दोनों फिगर देख के, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दोनों वाहनों में यांत्रिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, अरे ऐसा कैसे होगा कि ट्रक चलेगा इसमें मशीन चलेगा तो हमारे बॉडी में एनर्जी आ जाएगा। दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है, तो हाँ ये हम बता सकते हैं। दोनों वाहन चल तो रहा है, लेकिन कौन ज़्यादा तेजी से चल रहा है ये हम नहीं बता सकते थे, इसलिए आंसर बी हमारा नहीं हुआ। लेकिन गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है, तो हम तो ये बता ही सकते हैं ना कि बॉडी में अगर गति है तो गतिज ऊर्जा होगा ही होगा। तो इसलिए इसका आंसर जो था दोस्तों, इसका आंसर जो था हमारा वो डी था। इसका आंसर कौन सा था, डी था कि दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा हमारा है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन अगर हम 356 पे बात करें तो कह रहा है कि किसी निश्चित ऊंचाई पे उठे हुए पानी जब निश्चित ऊंचाई पे उठा के छोड़ दिए तो स्थितिज ऊर्जा होगा। ऊंचाई के कारण जो भी ऊर्जा है उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। इसमें सोचने समझने वाली बात है, थोड़ा सा धैर्य रखते हुए क्वेश्चंस को पढ़ते हुए समझते हुए आंसर लगा देना है। यदि कोई लड़का गैस से भरा हुआ गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी, तो स्थितिज ऊर्जा उसमें क्या होगी बताइए, तो बढ़ती रहेगी। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अनंत रहेगी। आप कैसे कह सकते हैं अनंत रहेगी, ये तो आप नहीं कह सकते। बैलून धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, एक ही बार तो ऊपर नहीं जाएगा, तो ये आंसर मोस्ट एक्यूरेट जो आंसर है वो डी नंबर है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ते रहेगी। ऊपर बैलून जाते रहेगा, बढ़ते रहेगी, बढ़ते बढ़ते अनंत पे भी पहुंच सकता है, लेकिन पहले ही तो इन्फानाइट नहीं ना हो सकता है। तो ये आंसर सी डी में बहुत बच्चा सी भी लगा के आ जाएगा, लेकिन सी मोस्ट एक्यूरेट नहीं है। मोस्ट एक्यूरेट आंसर डी है कि बढ़ते रहेगी। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि यदि साइकिल की गति दोगुनी कर दी जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, और क्या। ये तो सब आप लोग रट्टा लगा के जाते हैं, इसमें पढ़ने वाली बताने वाली कुछ बात है नहीं। 59 में बात करें दोस्तों तो 300 किलो की एक वस्तु 10 मीटर प्रति से जा रही है, तो गतिशील ऊर्जा, तो गतिशील ऊर्जा तो पॉजिटिव होगा, इसमें निगेटिव का कोई बात नहीं है। आप हाफ mv² लगा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट वन अगर हम आगे बात करें इसमें तो आगे कह रहा है कि 300 kg का 5 मीटर, तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा देखिए इसमें बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही आंसर है बी नंबर, क्योंकि 375 सब में लिखा हुआ है और हमको निकालना है गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का यूनिट जूल होता है। इसलिए हम आँख बंद करके, आँख ओपन करके जैसे मन करे वैसे 360 का बी लगा के घर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा छोटा टाइम आपको सेव करना है एग्जाम में। अगर छोटा छोटा टाइम आप सेव कीजिएगा तभी आपको बनाने में क्वेश्चंस बना मज़ा आएगा और आप सिलेक्शन भी लीजिएगा। ये एक हमको अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है क्योंकि ये यूनिट आपको कंफ्यूज करेगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु 20 केजी द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ, है ना, न्यूटन पर केजी का मतलब फोर्स अपॉन मास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना जी, फोर्स अपॉन मास। ठीक है, फोर्स अपॉन मास का मतलब क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ये बात समझ में आ रहा है आपको, तो आपको समझना है। तो अब हो सकता है इसका 10 का यूज हो या ना भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब कभी आपको एग्जाम में कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आपको यूनिट देख के भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि दे क्या रहा है। यूनिट देख के आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि दे क्या रहा है। हमने कैसे लगाया इसका दिमाग, देखिए ये इन्होंने क्या लिखा, 10 न्यूटन बटा केजी, तो न्यूटन बटा केजी का मतलब फोर्स अपॉन मास, और फोर्स अपॉन मास कितना होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इन्होंने क्या देख रखा है, 10। एक्सेलरेशन इन्होंने क्या देख रखा है, 10। अब आगे यहाँ पे समझिए, इसका यूज होगा तो करेंगे, नहीं यूज होगा तो नहीं करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि एक वस्तु 20 केजी द्रव्यमान, यानी कि मास बराबर क्या दे रखा है, 20 केजी। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, इसको सोल्व कीजिएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आ जाएगा। तो 7,400 जूल की स्थितिज ऊर्जा में, तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो mgh, तो ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। ये 10 न्यूटन आपको कंफ्यूज देने के लिए, करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चंस में आपको क्या दिया हुआ है ये आप पकड़ सकते हैं। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ सकता था। तो 20 × 10 × h, तो h का मतलब 400, तो 2 0 से 2 0 कट गया और 2 से 2 बार में कट गया, तो h का मतलब 2, h का मतलब क्या, 2,
2 क्या दोस्तों मीटर, 2 क्या दोस्तों मीटर, तो 361 का आंसर क्या हो जाएगा 2 मीटर। ये जो है 10 इसका कोई काम नहीं है, तो इसको आप देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको देख के कंफ्यूज आप नहीं हो जाना है। ये ए का यूज हम लोग जी के जैसा कर रहे हैं, ये ए का यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, जी के जैसा कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख के नहीं दिया, यहाँ पे एक्सेलरेशन ए के फॉर्म में दे दिया, यानी कि ए जी को भी हम बोलते हैं ए, और ए भी जी है। ए ही जी में बदल जाता है जब हम लोग कोई भी वस्तु को धरती के ऊपर नीचे करते हैं। तो यहाँ पे पहले ऐसे ब्रैकेट में जो स्मॉल लिख के देता था 10, वो यहाँ पे लिख के दे दिया, तो इसका आप यूज कर रहे हैं तब तो ठीक है। लेकिन आप चलिए ऐसा भी समझ सकते हैं कि नहीं, इसका हम चलो यूज नहीं करते हैं, तो आपको मन में जो जी याद था उसका भी आप रख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, ये आपको आराम से ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं 361 के बाद 362 नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है कि 15 केजी के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा, तो बता दो ना यार स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। यानी कि 15 पे 3 जीरो होगा। अब बड़ा कन्फ्यूज़न है कि ये तो दोनों नहीं होगा, कि ए होगा कि सी होगा, है ना यार। तो जाहिर सी बात है, धरती से इसको हम कहाँ लेके रखे हैं, ऊपर लेके गए हैं। तो ऊपर लेके गए हैं मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब 500 जूल। तो इतना डेप्थ में आप पढ़िएगा तभी आप सिलेक्शन लीजिएगा। तो आप थोड़ा देखिए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, फिर नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया कीजिए कि हमारा ये पढ़ाने का लेवल क्या है। ठीक है, आजकल यूट्यूब पे थोड़ा टाइम पास भी हो गया, तो वहाँ से थोड़ा मैं बच के रहा कीजिए। ठीक है, बीच बीच में जो बातचीत होते रहती है, मैं ऐसे ज़्यादा बातचीत नहीं करता हूँ, मैं पढ़ाने पे बस फोकस रहता हूँ। और थोड़ा मेरा लैंग्वेज भी है उसी टाइप का है, थोड़ा आपको अपने आप इंटरेस्ट लगते रहेगा, तो ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली है। तो ये तो सेमी क्वेश्चन है, इसको मैं पहले हटाता हूँ, 2 बार आ गया ये क्वेश्चन। अब 63 में जब मैं बात करता हूँ तो कह रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाला 2 kg द्रव्यमान वाले गतिज ऊर्जा, तो हाफ एम और वी स्क्वायर का मतलब 30, तो 30 से 30 कट गया, 30 इंटू 30, तो 9 पे 00। सॉरी, ये क्वेश्चन बनाने वाला था ही नहीं, बी आंसर लगाना था, है ना। ये आंसर इतना सा यूनिट भी ध्यान देना है, तो 363 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन बात करें हम, तो कह रहा है एक वस्तु की वेग दुगनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। 364 भी बताने वाला क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान 30 kg है तथा वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड, तो ये भी क्वेश्चन बताने वाला है नहीं, ये भी दूसरा बार क्वेश्चन आ गया। इसका एक ही में जूल है आंसर, वो डी नंबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, सॉरी ये क्वेश्चन गलती से इरेज हो गया। 367 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है, तो गति के साथ बढ़ने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा ही होगी, और तो कुछ होगी नहीं। निम्नलिखित में से क्या समान है ना, तो इसके साथ एक और आंसर शीट भी होगा। हाँ, तो यहाँ पे ये दोनों को एक साथ आपको करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समान है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कोई एक चीज़ कॉमन है। कौन कौन कॉमन है, तो ये क्वेश्चन समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा आपको। चारों ऑप्शन में क्या गतिज ऊर्जा समान है, क्या गुरुत्वीय खिंचाव समान है, क्या अति तीव्र गति समान है, या घर्षण बल समान है, ये चारों में बात कर रहा है। तो तीव्र गति से आता कंकड़, गतिशील वाहन, हवा में चलती हुई कार, हवा में पवन चक्की, यानी कि सब में वेग की बात हो रहा है, सब में किसकी बात हो रहा है, चाल की बात हो रहा है, सब में किसकी बात हो रहा है, स्पीड की बात हो रहा है। तो सब में कॉमन जो है वो गतिज ऊर्जा कॉमन है। सब में कॉमन कौन सा ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा कॉमन है। ये था 368, आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट वन हम बात करें 369, तो कह रहा है कि 3 मीटर द्रव्यमान, अरे 3 kg होगा, ठीक है, या 3 m होगा। ये बात ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ H4H एक बार दिया था ना आज ही के क्वेश्चन में, तो 3 m का मतलब मीटर नहीं समझना है, 3 m द्रव्यमान ही है, तो हम फार्मूला mgh लिख लेते हैं। तो कैपिटल M की जगह 3 m दिया है दोस्तों, G तो G ही रहेगा, और H की जगह H दिया है, तो आंसर हो जाएगा 3mgh। 3mgh वेयर हियर, 3mgh यहाँ पे है। तो 369 का आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ये भी एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है बेसिकली, और कुछ है नहीं। नेक्स्ट वन हम बात करें 370 की, तो कह रहा है 370 में दोस्तों कि यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, ठीक है, मान लो चला दी है, तो कह रहा है बंदूक पीछे की ओर आती है, बात सही है, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी बताओ, मन में सोचिए। तो गोली से कम होगी, और क्या, गोली से कम कैसे होगी, क्योंकि गोली ज़्यादा वेग से भागेगा तो ज़्यादा गतिज ऊर्जा,
बंदूक कम वेग से भागेगा तो कम गतिज ऊर्जा। तो आप बोलिएगा सर आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि दोनों का बराबर होता है, वो समवेग बराबर होता है। समवेग का मतलब मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो मास इंटू वेलोसिटी भले ही दोनों का बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, देखिए बंदूक का मास ज़्यादा तो वेग कम, गोली का मास कम तो वेग ज़्यादा, तो कम ज़्यादा बराबर। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें 371 में दोस्तों, कह रहा है कि एक मोबाइल को किसी बालकोनी से गिराया जाता है। वाह, बहुत अमीर आदमी होगा ये। कह रहा है यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है, मोबाइल फ़ोन 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो मोबाइल फ़ोन की क्या स्थितिज ऊर्जा उस समय थी। तो mgh 0.5, g का मतलब 10 सर और h का मतलब 100। तो ये से ये कट गया, यानी कि 5 पे 3 जीरो। तो 5 पे 3 जीरो एक ही ऑप्शन में है जिसका नाम है डी। तो 371 का आंसर हो जाएगा डी। आगे हम बात करें तो कह रहा है कि 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। वेरी गुड है क्वेश्चन, आप mgh सॉल्व कर लीजिएगा। mgh सॉल्व कीजिएगा मतलब 11, g का वैल्यू 9.8 और इंटू 8, तो 8 64, तो 64 एक ही ऑप्शन में है, तो 72 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। 72 के बाद मैं 73 पे अगर बात करता हूँ तो 73 में क्या है दोस्तों कि 15 kg की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई पे है। तो ये लगभग सेम ही क्वेश्चन है, और mgh लगा के नीचे कमेंट सेक्शन में आपका मन करे तो आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट वन मैं बात करूं अगर 373 के बाद 74 में, तो 74 भी इसी तरह का क्वेश्चन है कि 6 मीटर की ऊंचाई पे 10, तो ये भी क्वेश्चन मैं छोड़ ही देता हूँ। 374 375 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा अलग टाइप का लिखा हुआ, बस अलग टाइप का है। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया या भूमि के अधिकतम एच तक पहुंचे, ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई एच के 1/4 पर वस्तु, ठीक है, में क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए समझिए, ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई तो इसकी टोटल ऊंचाई दोस्तों एच, 4 भाग में बांटिएगा तो ये हो गया h/4, यही ना। तो पहला कह रहा है कि ऊंचाई एच, ऊंचाई के 1/4 पर वस्तु में, तो यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है, तो कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा होगी। ऐसा थोड़ी ना कर रहा है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कम होगी और गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो इस पॉइंट पे तो हमको सोचना पड़ेगा। 375 पे केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, गलत है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ है। समान स्थिति और गतिज ऊर्जा होगी, नहीं, यहाँ पे समान होगा, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि आधा पे जाएगा तो आधा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सोचने वाला है, ए एंड डी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से जब हम भीगे होंगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और वेलोसिटी ऊपर में कम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी कमेगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होगा, ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो ये वाला ऑप्शन ए नंबर में है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों को बराबर होना है बीच में, तो ये अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ और ये कमना स्टार्ट हुआ है, तो तुरंत से तो ये पूरा कम नहीं जाएगा, तो ये कमते जाएगा, तो यहाँ पे पूरा तब भी ये क्या रहेगा, जो स्थितिज ऊर्जा होगा इससे कम ही रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे, इतना ज़्यादा समझाने का जरूरत नहीं है। जो लोग समझे नहीं होंगे वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर mgh है, ये मैं कुछ बताने वाला इस पर नहीं हूँ। किसी वस्तु में मुक्त रूप से गिराने के दौरान रास्ते में किसी एक बिंदु पे तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होगा और क्या, एक बिंदु पे बढ़ जाती है। अच्छा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। तो कह रहा है देखिए ऊपर से कोई वस्तु को नीचे गिराया है, तो पूछ रहा है क्या बढ़ जाता है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है और स्थितिज ऊर्जा कम जाता है। नीचे से उल्टा हो रहा था, ऊपर से उल्टा होगा, तो 378 का बी होगा। कह रहा है किसी बंदूक को बुलेट से दागे जाने पे बुलेट की गतिज ऊर्जा, ठीक है, बंदूक की तुलना में अधिक होगी और क्या, ये भी कोई सोचने वाली बात है। 379 का सी होगा। 379 के बाद 380, ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों, तो मैं इसमें अगर बात करूं तो देखिए क्या कह रहा है कि 2 kg की एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकंड की समांतर सतह पर स्लाइड होता है। एक पे बिना दबे हुए स्प्रिंग पे गिरता है, तब उसे दबाता है और वह ब्लॉक पूरी तरह से गतिहीन न हो जाए। गतिज घर्षण मात्र 15 न्यूटन है, तो अतः स्प्रिंग स्थिरांक इतना है। तो स्प्रिंग
कितना दबता है। अच्छा, ये एक बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में लगाना पड़ेगा एक एफएस का फॉर्मूला होता है। तो ये जो है मैं ऐसा करूँगा कि इसके बारे में एक छोटा सा थ्योरी लेके आऊँगा। तो ये जो क्वेश्चन है मैं जब नेक्स्ट इसका लेक्चर आएगा उसमें मैं ये इसमें कवर कर लूँगा, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं इसको स्टार्टिंग में ही कवर कर लूँगा। तो इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, मैं इस पर थोड़ा डिटेल में बताऊँगा क्योंकि ये थोड़ा सिलेबस से हट के क्वेश्चन है, तो इसमें मैं डिटेल थोड़ा बात करूँगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ 381 पे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये जो ऊर्जा चैप्टर हम लोग कर रहे थे, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर, ये जो टॉपिक था, 3 टॉपिक, ऊर्जा, शक्ति और कार्य, ये तीनों से हमारा क्वेश्चंस पूरा का पूरा समाप्त हो गया। अगले बार हम एक नए टॉपिक के साथ नए में मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि आगे मैं बात करूँ तो कह रहा है कि ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता। यानी जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सा ऊर्जा इसमें से उत्पन्न नहीं होता। तो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता, लॉस भले ही हो जाता लेकिन उत्पन्न नहीं होता। यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है वो ज़रूर से नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताया कीजिए, आप अगर यहाँ तक देखते हुए आ जाते हैं। और हमारा ये छोटा सा मोटो है कि 100 व्यू कम से कम इस पे हो, यानी कि 100 लोग देखते तो ऐसे बहुत लोग हैं लेकिन कोई लोग स्टार्टिंग से एंडिंग तक नहीं देखते हैं। अगर आप बेसिक से जानना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक 1 बाय 1 क्वेश्चन ज़रूर से आप देखिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इसमें आपको ज़रूर से कोई ना कोई बेनिफिट होगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मैं मिलता हूं आप लोगों के एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।